था इसको ज्यादा कर देते हैं। ठीक, अब हमारी ये क्लास पूरी। ये जो सेंटेंस पार्ट है वो ग्रामर का लेसन है और इसमें हम इसको 3 ही लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे, केवल थर्ड। ठीक, तो हम लोग 1 और 1.5 घंटा कम से कम पढ़ेंगे और ग्रामर को 3 सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया है कि पहले हम जितने बेसिक्स हैं उसको बता के और उसके बाद नाउन से लेके जो इंटरजेक्शन तक है वो एकदम से हम खत्म करने की कोशिश करेंगे जितना भी हाफ एयरली होगा। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सेंटेंस से। ठीक है, लेकिन सेंटेंस को समझने से पहले हमें आना चाहिए क्या, लेटर। क्या आना चाहिए, लेटर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है बेटा, लेटर। लेटर माने क्या होता है, अक्षर, जिसको आप लोग हिंदी में वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। वर्ण क्या होते थे, जिनके टुकड़े हम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी विच कैन नॉट बी ब्रोकन। आप क्या लिखेंगे बेटा कि लेटर क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे, है कि नहीं। लेटर बोलेंगे या उन्हें हम अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, अल्फाबेट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है वर्णमाला, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो वर्णमाला में क्या होता था, क्या बेटा, सॉरी, कैन नॉट बी ब्रोकन। ठीक, कैन नॉट बी ब्रोकन। ठीक है, तो लेटर में क्या होगा, विच कैन नॉट बी ब्रोकन। अच्छा, इन्हीं लेटर को जब हम अरेंज कर देते हैं, अरेंज का मतलब व्यवस्थित कर देते हैं, क्या नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, अच्छा, हम नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना चलता है। ठीक है, अगर हम, मेरा हाथ आ रहा है ना, जो बीच में जाएंगे तब तो आता है ना। देखो भैया शिकायत, जब इन लेटर को बेटा हम क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। अरेंज का मतलब क्या हुआ कि ए के बाद बी रखेंगे, बी के बाद सी रखेंगे, सी के बाद डी रखेंगे। आप एबीसीडी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अब ऐसा तो है नहीं कि आप ए के बाद जेड पढ़ने लगते हैं। तो हमने क्या किया है कि जो ये लेटर्स हैं उन लेटर्स को हमने अरेंज कर दिया। अरेंज का मतलब व्यवस्थित कर दिया है। तब हम इन लेटर्स को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। क्या बोलेंगे, अल्फाबेट। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट है, यानी 26 अल्फाबेट है। ए से लेके जेड तक कितने हैं, 26 है। ठीक है, तो अरेंज किया हमने तो क्या बन गया, अल्फाबेट। अल्फाबेट की अंग्रेजी हिंदी क्या है, वर्णमाला। क्या बोलेंगे, और जो लेटर है उसका मतलब होता है वर्ण या अक्षर। ठीक है, अच्छा, इस अल्फाबेट में अगर हम देखेंगे तो इस अल्फाबेट में 2 हिस्से होते हैं, है नहीं। एक का नाम होता है वॉवेल, वॉवेल मतलब स्वर, है नहीं, और एक का नाम होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मींस व्यंजन। अब जरा मुझे बताओ वॉवेल कितने हैं, कितने हैं, 5 है नहीं। कितने, कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और कॉन्सोनेंट क्या है, जितने, हाँ कितने हैं, 21। अब भाई 26 में से 5 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 21 ही तो बचेगा। तो हम ये बोलेंगे कि इन सबको छोड़कर जितने बच रहे हैं वो सब क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। तो मैंने लिख दिया रेस्ट। रेस्ट मतलब बचे हुए, रेस्ट माने क्या हुआ, बचे हुए। तो ये जो बचे हुए पोर्शन है अल्फाबेट के, जो अक्षर बचे उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी वर्ड आपको इंग्लिश में मिलेंगे उन सब के अंदर वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों मिलके ही कुछ ना कुछ बनाएंगे, यानी बना रहे होंगे, कोई ना कोई शब्द जो है वो बना रहे होंगे। क्लियर है, आवत है, ठीक, ये तो ये बना रहे हैं। अच्छा, अब अगला जो मैंने लेटर बताया है, ध्यान रखिएगा, आप कोई भी वर्ड बोलेंगे बिना वॉवेल के वो बन ही नहीं सकता। केवल एक ऐसा अक्षर है जो बिना वॉवेल के बन गया है। ठीक है, आप उसको जानते होंगे शायद, मैंने बताया था, क्या नाम था उसका, है, हाँ, रिदम। क्या बोलेंगे, देखो RYTHM, रिदम माने होता है लय। क्या होता है, लय, सुरताल बोलते हैं। नहीं, तुम्हारे में तो रिदम ही नहीं है, सुरताल ही नहीं है। तो ये देखो एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर कोई वॉवेल नहीं है। ठीक है, खैर, अगला है लेटर के बाद अगर हम देखेंगे तो अगला शब्द है, उसका नाम है वर्ड। यानी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि लेटर से मिलकर क्या बना होता है, वर्ड बना होता है। लेकिन जैसा हम व्याकरण में पढ़ रहे थे वैसे भी यहाँ पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे, ए ग्रुप ऑफ लेटर। क्या लिखेंगे, ए ग्रुप ऑफ लेटर, यानी लेटर का एक ग्रुप, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस, यानी जिसका कोई मीनिंग होता है। ऐसा नहीं बोलेंगे आप कि एक ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, यानी शब्द, जो अक्षर का एक समूह है वो शब्द कहलाता है, ये गलत हो जाएगा।
अक्षर का जो समूह है अगर उससे अर्थ निकल रहा है तो ही उसे वर्ड कहेंगे, अन्यथा हम उसको वर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, विच मेक सेंस। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिख दिया BLAC के ब्लैक, ब्लैक मैंने काला। अच्छा, मैं अगर इसी शब्द को लिख दूं BCLKA तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया ना पानी वानी, है ना। पानी का तो मतलब हमें समझ में आ रहा है, लेकिन वानी का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, वही हो गया। तो ये इसको आप वर्ड बोलेंगे। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड है, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर है, यानी ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है और ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन इसका मीनिंग है और इसका मीनिंग नहीं है, तो इसे वर्ड बोलेंगे, इसे वर्ड नहीं बोलेंगे। तो हम बोलेंगे कि ये वर्ड है, ये वर्ड है और ये वर्ड नहीं है, यानी इस पे आरोप लग गया, यानी क्या लिख दिया वर्ड। अरे वो भी गलत हो गया है नहीं, चलिए वर्ड लिख दिया, तो ये वर्ड नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ लेटर तो है लेकिन वर्ड नहीं, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब वर्ड के बाद हमारा आता है सेंटेंस। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है वो है सेंटेंस। अब सेंटेंस इसमें हमको पढ़ना है कायदे से। ठीक है, सेंटेंस क्या बेटा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, बिल्कुल डेफिनेशन सेम रहेगी, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, a word which makes complete sense। ठीक है, जो कि एक सेंस बनाता होगा, यानी इसका कोई अर्थ होगा, कोई सार्थक शब्द होगा, कंप्लीट सेंस। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे एक सार्थक अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, वाक्य। वर्ड की क्या होती है, शब्द। लेटर का क्या होता है, वर्ण। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग सेंटेंस पे आ गए। अच्छा, अब सेंटेंस की कुछ खास बात होती है, वो जरा हमें ध्यान देना है। ठीक है, पहली जो खास बात है वो ये है कि सेंटेंस, यानी कोई भी जो सेंटेंस होगा, हम ऐसे लिखेंगे कि एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। देखिए, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप गलती कर सकते हैं कि हर सेंटेंस जो है वो एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, अब मान लिया मैंने सही करने के लिए आपको दे दिया, मैंने लिख दिया दिस इज ए कैट, और दिस का जो टी लिखा है मैंने उसको स्मॉल कर दिया, मैंने कहा इसमें सही करो। अब आप बैठे हुए हैं क्या, किसमें क्या सही कर, सब तो सही है। जैसे मैंने लिख दिया कि लिखो, मतलब एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया कि दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्रॉक, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैंने दिस का जो ये लिखा है इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप, मैंने कहा कि इसको भाई सही करो, ये गलती है। अब आप बार बार पढ़ेंगे कि दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्रॉक, इसमें तो कहीं भी गलती नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है। और गलती क्या है कि केवल आपको टी बड़ा करना है। क्या करना है, टी बड़ा करना है। तो ध्यान रहेगा कि हर जो सेंटेंस होता है, जितने भी सेंटेंस होंगे वो कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। क्या हुआ, हाँ अच्छा ये देखो, मैं पहले ऐसा नहीं था। फ्रॉक की स्पेलिंग गलत है क्या, फ्रॉक मैंने कहा है, हाँ लड़कियों पहनने वाला फ्रॉक, ये कह रहा हूं मैं। दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्रॉक, या ये एक सुंदर सी फ्रॉक है, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ये है कि एवरी सेंटेंस, क्वालिटी देखिए इसमें, एवरी सेंटेंस एंड्स विद, यानी खत्म होगा, एंड्स विद। ठीक है, यानी हर सेंटेंस जो खत्म होगा एंड्स विद, आप बोलेंगे फुल स्टॉप। क्या बोलेंगे बेटा, फुल स्टॉप, या क्वेश्चन मार्क, या और एक्सक्लामेटरी मार्क। ठीक है, एक्सक्लामेटरी मार्क से खत्म होगा। अब जिस प्रकार का सेंटेंस होगा उसी के हिसाब से वो खत्म होगा। जैसे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप पे खत्म होगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क पे डिपेंड करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि इसका तीनों का मैं वो बना दे रहा हूं सिंबल। देखिए, फुल स्टॉप तो ऐसे होता है, बोला होता है कि नहीं होता, और क्वेश्चन मार्क कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे होता है। देखो, एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तीसरा पॉइंट है कि ईच सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस होता है
ईच सेंटेंस कंटेन्स, यानी हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, जिसको हम बोलेंगे उद्देश्य और विधेय। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट की हिंदी होती है जिसको हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे, चूंकि हम सब्जेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका नाम ही रखेंगे उद्देश्य और विधेय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो लिखा है उसमें ये बताने की कोशिश की है कि हर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने सेंटेंस लिखा है, दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्रॉक। तो इसमें जो दिस लिखा है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो इज ए ब्यूटीफुल फ्रॉक लिखा है वो क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट। जैसे एग्जाम्पल, मैं इसको आपको नहीं सुनाया तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि किसका? कादिल का लिख दें। तो मैंने लिखा कादिल इज एन इनोसेंट बॉय। क्या बेटा? यहां का है, गलत लिख दिया क्या मैंने? मैंने लिखा है कादिल एक मासूम लाचार बेसहारा लड़का है। इनोसेंट मैंने क्या होता? मासूम भोला भाला है। नहीं, गलती हो गई लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए किसके बारे में बात हो रही है? कादिल। तो यहाँ पे कादिल हुआ सब्जेक्ट। क्या हुआ बेटा? और उसके बारे में क्या बात हो रही है? कि वो एक मासूम जो है वो लड़का है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो गया बेटा? प्रेडिकेट। क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि एक सेंटेंस के अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट होगा और कम से कम एक प्रेडिकेट होना चाहिए। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और उसके बारे में हम क्या बात करते हैं ये कहलाता है प्रेडिकेट। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा मैंने लिखा माई फादर गेव मी पनिशमेंट। मेरे पिताजी ने मुझे दंड दिया, सजा दी। मेरे पिताजी ने मुझे सजा दी। तो आप मुझे बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? माई फादर। क्या हुआ बेटा? माई फादर। मैंने इसको इसलिए लिखा है, मैं चाहता तो इससे बात आप समझ चुके थे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि सब्जेक्ट एक से भी ज्यादा वर्ड का हो सकता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा वर्ड का हो सकता है। देखो माई फादर था, अब यहाँ पे एक ही शब्द है, अब यहाँ पे दो शब्द है, एक है माई और एक है फादर। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और गेव मी पनिशमेंट क्या हो जाएगा आपका? प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्रेडिकेट हो जाएगा। जरा मुझे बताइए, आप लोग सभी लोग सेंटेंस के बारे में समझ चुके? सभी लोग समझ गए इतना कि एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या खास बात होती है? कुल मिला के 3 तो आपको आनी ही आनी चाहिए। सबसे पहला कि सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। दूसरा ये जब वो खत्म होता है तो या तो फुल स्टॉप या तो क्वेश्चन मार्क या तो एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होता है। तीसरी चीज ये है कि एक सेंटेंस में 2 हिस्से होते हैं, एक का नाम सब्जेक्ट होता है, एक का नाम प्रेडिकेट होता है। कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो अब जाके इसको आप फिर देख लीजिएगा, कितनी बार देख लीजिएगा, कम से कम मुझे पढ़ाने छुट्टी मिल जाएगा ना। आगे आ जाइए। अगला जो हिस्सा है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार। अभी आपने पढ़ा, देखिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अगर आपसे पूछा जाए पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस वो पूछ रहा है कि सेंटेंस में कितने हिस्से होते हैं, तो कितना बताओगे? 2 सब्जेक्ट एंड। लेकिन अगर कहते टाइप ऑफ सेंटेंस तब तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तब ये पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी अगर हम इसको देखेंगे तो पहला है जो हमारा, उसका नाम है असर्टिव। असर्टिव 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 सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है विधानवाचक। क्या होता है? जिसमें कोई घटना हो रही हो या नहीं हो रही हो उसे हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। सीधा सीधा ये है कि जहां पे किसी स्टेटमेंट को सिंपली कह दिया जाता है, यानी कोई कथन है उसको डायरेक्टली कह दिया जाए, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, और एक दूसरा मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। तो ये मैंने हर चीज को बहुत ही सिंपली कह दिया। जहां पे आप कोई डिक्लेरेशन कर रहे हो, कोई घोषणा कर रहे हो, तो उसमें असर्टिव सेंटेंस जो है वो लगता है। अब असर्टिव सेंटेंस आपके 2 प्रकार के हैं।
कौन सा है? तो आप बोलेंगे सबसे पहला क्या, अफर्मेटिव। क्या नाम बेटा? अफर्मेटिव। और सेकंड है क्या बेटा? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव। अब आप तो ये जानते हैं अफर्मेटिव में किसी चीज को कह दिया जाता है और नेगेटिव में उसी चीज को क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एग्जाम्पल में पहला है कि जैसे मैंने लिखा आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, यानी मैं बाजार जाता हूं। देखिए ये अफर्मेटिव है, बिल्कुल सिंपली कह दिया मैंने। क्या किया? आई गो टू मार्केट। अच्छा अगर मैं इसको निगेटिव में कहता तो क्या हो जाता? आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, यानी आई गो टू मार्केट एंड आई डू नॉट गो टू मार्केट। दोनों बातें मैंने बहुत ही साधारण से रूप से कह दी है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे आप कहां जा रहे हो, मैं बाजार जा रहा हूं, उसके बाद कोई सवाल नहीं होगा। हाँ, अब अगर मार्टिन मंगाना होगा तो पैसा दे देगा आपको, मार्टिन ले आना। ठीक है, कोई बात? बस सुनाई कि नहीं सुनाई? सेकेंड आता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे आपको सबसे ज्यादा दुश्मनी है। आपसे कोई सवाल ना पूछे, बाकी तुम चाहे जो करो, है कि नहीं? आप लोग तो यही सोचते हैं कि हम चाहे जो करें लेकिन हमसे सवाल ना पूछा जाए। मानो हम साइकिल की अगली पहिया उठाएं, मानो साइकिल की पिछली पहिया उठाएं, लेकिन हमसे सवाल ना पूछा जाए। मानो हम काम करें या ना करें, ठीक है, मानो पढ़े या ना पढ़े, मानो चुटकी काटे, लेकिन आपसे सवाल ना किया जाए। सबसे पुराना दुश्मन है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन ये आएगा जरूर, आपसे सवाल तो किया जाएगा ना, हम तो भाई सवाल पूछेंगे, आप जवाब दीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हाँ। अच्छा एक चीज यहां पे देख लीजिए, जो नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पे जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें ऐसे शब्द जो इनकार करते हैं, जैसे नो, नॉट, नेवर, है नहीं, नाइदर, ये चार ऐसे शब्द हैं जो हर चीज को इनकार कर देते हैं। जैसे नाइदर, जैसे मैं चाय पीऊंगा ना मैं कॉफी पीऊंगा। नाइदर आई विल ड्रिंक टी, नाइदर कॉफी, ऐसा। ठीक है, तो मना करेगा वहां पे। खैर यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा देखो बेटा क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। अब देखो यहां मुझे बताना पड़ गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, हु आर यू, हु आर यू, इसका क्या मतलब हुआ? अब अगर आपने यहां फुल स्टॉप लगा दिया, इसको नहीं लगाया, तो क्वेश्चन गलत हो गया। जैसे मैंने कहा हु आर यू, कौन हो तुम, ठीक, तो आप बताओगे कि हम कौन है, ठीक है, बस नहीं हम शाहरुख खान हो कि हम सलमान खान हो। आगे आ जाइए, जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आपका क्या नाम है, तो कहोगे एजे, एक्शन जैक्सन, एजे, है कि नहीं, माइकल जैक्सन, कुछ भी नाम बता दो। फेंकना है ये तो फेंक दो, क्या करना है, सब लपेटे वाले तो तैयार है ये। व्हाट इज योर नेम, हु आर यू। तीसरा जो है उसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बेटा? इंपेरेटिव सिस्टम लिखने जा रहे थे। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस जो हमें कमांड देता हो। क्या देता हो बेटा? कमांड देता हो, या रिक्वेस्ट करता हो, या एडवाइस देता हो, और बताओ, या ब्लेसिंग्स देता हो, आशीर्वाद जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आशीर्वाद, नहीं ब्लेसिंग्स। अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ये चीजें आ रही हैं, यानी जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जा रहा हो, जिसमें किसी से निवेदन किया जा रहा हो, यानी प्रार्थना की जा रही हो, किसी को सलाह दी जा रही हो, या किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा? इसमें लिखा था है कि सब्जेक्ट इज हिडन। हमेशा सब्जेक्ट क्या होगा बेटा? छिपा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सब्जेक्ट छुपा होगा। सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट लिखा ही नहीं जाएगा, इसमें खाली बात कही जाएगी। इससे मैंने कहा गेट आउट, तो ये नहीं कहा यू गेट आउट, अब तुरंत चले जाओगे। मैंने कहा कम हियर, ये नहीं कहेंगे यू कम हियर। तो आप देखिए यू मैं नहीं कह रहा हूं, केवल क्या कह रहा हूं? कम कह रहा हूं। जब मैंने कहा लेट्स गो, चलो चलते हैं, जस्ट ए लॉन्ग ड्राइव, चल दिए। आपको अगर
डांटा जाएगा तो ये नहीं कहा तुम कह के नहीं डांटा जाएगा। मैंने कहा काम क्यों नहीं करके लाए, क्लियर? तो ये नहीं कह तुम काम क्यों नहीं करके लाए, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा, ठीक है। और तो ये जो सेंटेंस कहलाता है वो क्या कहते हैं उसको, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर आपकी उम्र लंबी कर दे। ये कौन सा है बताओ, इन चारों में से बताइए कौन सा है? ब्लेसिंग्स। कौन सा है? ब्लेसिंग माने आशीर्वाद। दूसरा मैं अगर लिखूंगा तो जैसे कमांड, जैसे मैंने कहा गेट आउट, गेट आउट, ये ऑर्डर है, कमांड है कि नहीं है? जैसे ये अगर देखा जाए तो ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है, और ये तो हम बोलेंगे ये कमांड है। कमांड का मतलब होता है आज्ञा देना, और क्या। अच्छा, अगर मैं निवेदन की बात करूं तो प्लीज गिव मी शॉर्पनर, आप मांगते हैं ना, हालांकि आप ऐसा नहीं मांगते हैं, आप इतने प्यार से मांगेंगे तो वो देगा ही नहीं जब तक उसको गुस्से से नहीं कहोगे, ठीक है, प्लीज गिव मी शार्पनर। लेकिन ये फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, इट इज ए रिक्वेस्ट। क्या है बेटा? ये रिक्वेस्ट है। आप लोग कैसे मांगते हैं? ला बे इधर ला, ऐसे तो बोलते हो, ऐसे तो बोलते हो, लेकिन आपको रिक्वेस्ट से क्या आना चाहिए, प्लीज गिव मी शार्पनर, कृपया निवेदन है आपसे, कृपया मुझे क्या नाम है अपना कटर दे दें, शार्पनर दे दें, मैं आपको पुनः वापस लौटा दूंगा, ठीक है, आपकी बड़ी दया होगी, ठीक है। और जब वो दे दे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद, आपकी महान कृपा होगी, ठीक है। कहते ये सब कही भाई, बल्कि ज्यादा करें तो कोई मामला में फंसा दे भाई, ठीक है, और सर जी से मार खवाई दे भाई। तो प्लीज गिव मी शार्पनर। चलिए खैर, लेकिन ये सब आपको करना चाहिए, इट इज ए गुड हैबिट, करना चाहिए नहीं, करना है, इट इज माई कमांड, ठीक है। अगला जो है वो है एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह देना। जैसे वर्क हार्ड, क्या बेटा? वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल, अदरवाइज यू विल फेल, ठीक है। यानी कठिन मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। हाँ, कठिन मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, यानी असफल हो जाओगे। तो ये आपका हो गया बेटा क्या, तो हम ये बोलेंगे एडवाइस हो गया, एडवाइस, ठीक। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। बताइए इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? एक लास्ट बचा है कि और कुछ बचा है भी? बोलो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कैमरामैन देखो, आ रहा है उसमें, आ रहा है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है कि जब कोई सरप्राइज हो जाए अचानक, जैसे मैं आप कह दूं, एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है सडन। सडन मतलब होता है बेटा अचानक, अचानक क्या हो जाए, अचानक आपको खुशी मिल जाए। जैसे आपको कहीं से 1 करोड़ रुपया मिल गया, अब पता चला आपका जमीन, जो आपका पैर है वो जमीन में नहीं लग रहा है, वो ऐसे से उड़ रहा है, आप स्कूल ही नहीं आ रहे हैं। 1 करोड़ है और पता चले कि आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, ऊपर से R15 लेके आए अपने दोस्त के सामने, ऐसे कर रहे हैं कि देखो, तब हमसे पूछो कि आखिर आपने ये कैसे खरीदा। पहले दिन लेके आए KTM या R15, दूसरे दिन लेके आए फेरारी, सामने लेके आए, अरे भाई ये तौहीद आलम इतना ज्यादा कैसे अमीर हो गया। अब आप लोग उसके पीछे पड़ेंगे जब पता, और वो यही चाहता था कि हमसे कम से कम पूछो तो कि हम आखिर ये क्या कर रहे हैं। और इनसे पूछा तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, आप स्कूल आके क्या करेंगे, अब तो आई हैव 1 करोड़ रुपीज, मैं बहुत ज्यादा अमीर हो गया हूं, अब मुझे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आप लोग जलन के मारे मार, बिल्कुल आपको खाना ना नहीं दसेगा कि 1 करोड़ वो पा गया, अगर वो 75 पा जाता तो कम से कम 25 हम ही पा जाते हैं। ये हो गया, अचानक एकदम से ज्वाइन हो गया। अच्छा, अचानक मान लिया अचानक कोई बुरी दुर्घटना हो गई, यानी जॉय है या क्रोध में है बेटा, एंगर, यानी जिसको बोलते हैं गुस्सा, क्या बोलेंगे? हाँ, गुस्से की हिंदी क्या है? क्रोध। आप लोगों ने पूछा ही नहीं कि गुस्से की हिंदी क्या, आप तो हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। सडन जॉय या एंगर, या अचानक कोई इंसिडेंट हो जाए, यानी दुर्घटना जिसको बोलते हैं,
इंसिडेंट या एक्सीडेंट आप समझ लीजिए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो ये सारी चीजें जो हैं वो किसमें आती हैं बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। बस जैसे सारो वंडर एप्लॉज, आप देखिए लिखे दे रहे हैं सारो, सारो माने दुख, एप्लॉज, एप्लॉज माने होता है, एप्लॉज माने होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना, और वांडर या आप कोई चीज देखें तो मजा आ गया। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे पहले मैंने जॉय बता दिया, खुशी वाला बता दिया आपको, एंगर क्रोध, जैसे मान लिया आप काम नहीं करके लेके आए और उसके बाद मैंने आपसे कॉपी मांगी, आपने काम नहीं पूरा किया, आप कूटे गए, बिल्कुल मारेंगे। अब पीट दिया मैंने तो आप मुझे ऐसे देख रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जानते हैं कि अगर सर जी को कुछ बोले तो फिर मारे जाएंगे, घर भी मारे जाएंगे, यहां भी मारे जाएंगे, यानी हर तरफ हमारी बेइज्जती होगी। और जो हमारे सहपाठी हैं वो भी हमसे कहेंगे सर जी को तुमने ऐसा क्यों कह दिया, अभी पीटे जाओगे। और बच्चे वैसे पहले डरा देते हैं, अब तुम काटे गए। ठीक, एक्सीडेंट का मतलब होता है कोई घटना हो जाए, देखिए अचानक कोई घटना हो जाती है, बिल्कुल होशो हवास गायब हो जाता है। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यहाँ पे सिंबल याद रखिएगा, भूलिएगा मत। सारो, सारो का मतलब होता है कोई दुख, जैसे अभी आप जा रहे हैं, बहुत खुश हैं इस वक्त, अचानक आपकी 10 की नोट खो जाए और आपने बहुत प्लान बनाया था कि अभी जाएंगे समोसा मारेंगे और जितना पैसा बचेगा उसकी पकौड़ी खाएंगे, चटनी इतना ज्यादा लेंगे और खाके खूब दबा के खाएंगे, अपने दोस्तों से छिप के खाएंगे। पता क्या चला कि आपका 10 खो गया, तो कृपया अपना पैसा संभाल के रखें, ठीक है, वरना आपको बहुत दुख होगा। बस नहीं अंडरस्टैंड, जैसे हाँ, जैसे लड़कियों को दुख होता है ना, क्या हुआ, जैसे लड़कियों को दुख होता है, जब तक उनका कपड़ा नहीं आता बड़ा दुख रहता है कि किस तरह लेना है किस तरह नहीं लेना है, और जब आ जाता तब उसको सजाने की टेंशन, तो ये बड़ा दुख रहता है। एप्लॉज का क्या मतलब होता है, एप्लॉज का मतलब होता है तारीफ करना। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, आप मैच देख रहे हैं क्रिकेट और अचानक छक्का मारता है, ऑटोमेटिक आपका हाथ ताली बजाने लगता है, कितना खुश हो जाते हैं आप, ठीक है। वंडर का मतलब क्या होता है, कोई आपने अद्भुत चीज देख ली, आपने कोई अद्भुत चीज देख ली और आपने उसकी तारीफ कर दी। जैसे एग्जाम्पल, आपने अचानक ताजमहल देख लिया, अरे कितना गजब है, ठीक, या अचानक आपने किसी को देख लिया, अचानक यहां भी शाहरुख खान आ जाए तो भी आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, ठीक है, हम जाने ही कहां देंगे, तो फोटो खींचोगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेटा सेंटेंस का मामला हो गया, यानी ये सेंटेंस आपका खत्म हुआ, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो आपका है जिसको बोलते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, वो हम अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट में क्या होता है, प्रेडिकेट में क्या होता है, कैसा क्या है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आप इसको देख लीजिए, तब तक मैं इसको थोड़ा सा बदल दूं, आप घर पे जाके इसको देख सकते हैं। हाँ, आप सेंटेंस, ठीक है, अभी हमने सेंटेंस पढ़ा और उस सेंटेंस में हमने 2 हिस्से पढ़े, एक का नाम था बेटा सब्जेक्ट, क्या नाम था, सब्जेक्ट, और एक का नाम क्या था, प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मैंने आपको ये बता दिया है कि सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई हमारे पास सेंटेंस लिखा हो और उस सेंटेंस में जिस व्यक्ति के बारे में, यानी जिस पर्सन प्लेस थिंग के बारे में बात की जा रही है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो भी बात कही जा रही है उस पूरे स्टेटमेंट को बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट के वर्ड हो सकते हैं। जैसा मैंने अभी लिखा था कि माई फादर, तो माई फादर के अंदर 2 शब्द थे और दोनों शब्द मिलकर सब्जेक्ट बना रहे थे। क्यों भाई कारपेंटर साहब, निकालो उसको पेन, कान पे लगाया पेन, ठीक है। एग्जाम्पल अब देखिए, जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है, जैसे मैंने लिखा, अगला पॉइंट लिखा मैंने यहां पे देखिए, मैंने लिखा आवर ग्रेट कंट्री इंडिया, क्या लिखा मैंने, अब ये देखिए इतना मैंने लिखा है, ये चारों मिलकर सब्जेक्ट बना रहे हैं, देखिए 4 शब्द मिलकर बना रहे हैं, अवर ग्रेट कंट्री इंडिया। आप ऐसे भी लिख सकते थे, अवर ग्रेट इंडिया ऐसे लिख सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के उसको मैंने लिखा है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या, कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा वर्ड मिलके सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है।
तो यहां पे मैंने लिख दिया आवर ग्रेट कंट्री इंडिया, ठीक है, इंडिया इज ए, इंडिया ऐसे लिखे हैज 28 स्टेट्स। जरा मुझे बताओ मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा हमारा महान जो देश इंडिया है उसमें 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं, ये मैंने लिख दिया। अब आप देख पा रहे होंगे, ये मत समझिएगा कि प्रेडिकेट सर ये छोटा प्रेडिकेट है तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कि आवर ग्रेड से लेके कंट्री इंडिया तक ये सभी के सभी क्या है, सब्जेक्ट है। आपको क्वेश्चन में यानी जो एग्जाम है उसमें आपको छांटने को आएगा कहां से सब्जेक्ट है कहां से प्रेडिकेट है। और हैज ए स्टेट लिखा है, ये आपका प्रेडिकेट है। क्या है बेटा, प्रेडिकेट है। तो ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट कंटेन्स, यानी आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट कंटेन्स मोर देन वन वर्ड। बोलो, यानी जो सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एक से अधिक वर्ड जो है वो हो सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है कि इसमें भी कोई संशय है? कोई संशय नहीं है? चलो ठीक है, शुक्रिया। ठीक, सब्जेक्ट कंटेन्स मोर देन वन वर्ड। अब सुनिए जो मैंने आपको यहां बात बताया। अब एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने लिखा कि सीता, ऐसे लिखा मैंने, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। आप देखिए राम और सीता से आप परेशान हो गए हैं, इतना बार ग्रामर में आता है वो, ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। सबसे पहली बात तो ये एक नॉर्मल नेम है। क्या है? ये एक नॉर्मल नेम है। और दूसरी चीज ये एक रिलीजियस नेम भी है, यानी एक धार्मिक नेम भी है। तो हम उसका जो हमारा जो नेमिंग सिस्टम होना चाहिए वो सम्मानित रूप से होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? देखो ये नाम इसलिए लिखा जाता है ताकि ये नाम सभी लोगों को पता है, ताकि बच्चा ये समझ जाए कि ये नाम है। नहीं तो कुछ भी समझ सकता है। जैसे RAM राम लिखा जाता है ना, वैसे ही RAM रैम भी लिखा जाता है ना, तो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। जरा मुझे इसमें बताओ विच इज सब्जेक्ट एंड विच इज प्रेडिकेट, बताइए। सीता क्या बेटा? सब्जेक्ट है। ठीक है, सीता इज ए सब्जेक्ट है। अब ऐसे ही आपको छांटना रहेगा, लिख दिया जाएगा कि आपके सामने स्टेटमेंट लिखे उसमें से सब्जेक्ट प्रेडिकेट छाटिए। अब आपको प्रेडिकेट ये देखिए आपके सामने लिखा है, हाँ ये है आपका इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये पूरा प्रेडिकेट है। मैं इसलिए इसको ऐसे लिख रहा हूं कि इधर प्रेडिकेट लिख रहा हूं, प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट। अब देखिए मैं यहां पे जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि इस प्रेडिकेट में कितने हिस्से हैं, इस प्रेडिकेट में कितने हिस्से हैं। आप देखिए जो ये इज लगा है, ये इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अगर आप इस ए को देखेंगे, ए को, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? आर्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। ए, एन और द, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ब्यूटीफुल गर्ल जो ये लिखा है, जरा बताओ क्या है ये? एडजेक्टिव है। क्यों, ऐसा क्यों है? किसकी विशेषता बता रहा है? गर्ल की। तो हम सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा कोई शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, यानी विशेषण। अच्छा, गर्ल क्या है? नाउन। कौन सा नाउन है ये भी बता दो? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। हाँ, अब तुम देख पा रहे होगे कि एक प्रेडिकेट में कितने हिस्से हैं, एक प्रेडिकेट में कितने हिस्से हैं। तो देखिए आपने सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, कॉमन नाउन है। तो अब देखो चार मिलके क्या बना रहे हैं? प्रेडिकेट बना रहे हैं। और दूसरा देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया राम इज प्लेइंग द फुटबॉल, प्लेइंग द फुटबॉल। ठीक है, राम इज प्लेइंग द फुटबॉल। ध्यान दो, ठीक है, वरना आप आई कार्ड से हाथ धो बैठेंगे। राम इज प्लेइंग द फुटबॉल। मैं आई कार्ड नहीं तोड़ूंगा, आप नहीं रहेंगे,
तो आई कार्ड को लेकर क्या करेंगे, ठीक है। तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल। अब आप देखिए राम तो सब्जेक्ट हुआ, इसमें तो आपको कोई संशय नहीं है, क्या है, जितने लोगों को है बता दीजिए। चलिए इज क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, अगर मैं HV लिख दूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं, हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग बताओ, हाँ वर्ब नहीं मेन वर्ब, क्या बोलेंगे, हाँ ये मेन वर्ब है। अब मेरा लिखने का मकसद क्या था, मेरा मकसद लिखने का ये था कि जो मेन वर्ब होता है उसकी सहायता करने वाला जो वर्ब होता है उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगर तुम इस को हटा दो, देखो राम प्लेइंग द फुटबॉल तुमको गलत लगने लगा, ठीक है। जैसे राम फुटबॉल खेल अब रहा है, यही तो बताएगा इज। अच्छा इसमें द क्या हुआ, आर्टिकल, आर्टिकल जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, नहीं आर्टिकल। अब फुटबॉल क्या हुआ भैया, नाउन हुआ, और क्या हुआ, इतना सोचने वाली क्या बात है। फुटबॉल एक वस्तु का नाम है कि नहीं है, और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन, संज्ञा, क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, अभी तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भी, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे क्या लिखा है, यानी इसको पढ़ने के बाद एक हम और लिख रहे हैं, लिखा है कि आई गिव देम फूड एंड क्लोथ्स, आई गिव देम फूड एंड क्लोथ्स, मैंने उन्हें क्या दिया, मैंने उन्हें वस्त्र दिए और भोजन दिया, ठीक है। क्या लिखा है, आई गेव देम फूड एंड क्लोथ, मैंने उन्हें भोजन और वस्त्र दिए, कपड़ा, ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा। आई गिव देम, मैंने उन्हें दिया, ठीक है। तो देखिए आई क्या हो बेटा, अब मैं एस लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे, बार बार मैं थोड़ा सा हाथ दर्द होने लगता है लिखते लिखते। ये क्या हुआ, कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, दिस इज मेन वर्ब। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी पहचानने में दिक्कत हो जाए कि ये मेन वर्ब है या मतलब क्या नाम है हेल्पिंग वर्ब है, तो आप उसकी हिंदी निकालिए। गिव माने क्या होता है, देना के आखिरी में क्या है, ना, जिसमें आएगा वो मेन वर्ब होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। अच्छा अब आप देखिए कि यहां जो लिखा होगा, आप एक नाम सुने होंगे ऑब्जेक्ट, सुने कि नहीं सुने, और ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो देखिए यहां पे जो देम है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, IO, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फूड एंड क्लोथ्स ये क्या है बेटा, ये है डायरेक्ट, DO। और यहां से लेके यहां तक यानी यहां से लेके, अगर मैं देखूं तो यहां से लेके और यहां तक क्या है बेटा, प्रेडिकेट है। इसीलिए मैं बार बार डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले रहा हूं ताकि हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब समझो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो नॉन लिविंग के लिए लगता है, इसके लिए बेटा नॉन लिविंग। तो बताइए कपड़ा जिंदा है कि मरा है, फूड जिंदा है कि मरा है, ठीक है। अच्छा देम माने होता है उन्हें किसके लिए कहा जाता है, जिंदा के लिए कि मरे के लिए, इसलिए अब देखो बहुत सारे बच्चे भूल सकते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कौन सा है, याद करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। यहां क्या लिखा बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट माने डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डेड, याद हो जाएगा, डी फॉर डायरेक्ट और डी फॉर डेड, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेड लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब जब इसका हो गया तो ये तो ऐसे याद हो गया, इनडायरेक्ट वाला उसी के लिए बचा ही, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जो है वो देखना है। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई आपको? चलिए अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस समाप्त हो गया। हालांकि इसमें बहुत है, लेकिन मैं आपको कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब आप सोच लीजिए मैं कितने प्रकार से आपके सामने प्रश्न रख सकता हूं एग्जाम में, ठीक है। आपसे पूछ सकता हूं कि मुझे बताइए इसमें मतलब एक सेंटेंस में कितने हिस्से हैं, अच्छा बताओ इसमें सब छाट के बताओ, एक एक वर्ड को छाट के बताओ, मुझे सब पे अंडरलाइन कर देंगे, सबको बताओ कि ये क्या क्या है। ऐसे ही आपको एरो करके दिखाना पड़ेगा बार बार, तो ये आपको आना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है, उसका नाम है फ्रेज। क्या नाम बेटा? फ्रेज। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, पहले लेसन में वो फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड
ए ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज क्या होता है बेटा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है विच हैज इनकम्प्लीट मीनिंग। क्या होता है बेटा? हाँ, इनकम्प्लीट मीनिंग, यानी उनके अंदर इनकम्प्लीट मीनिंग पाई जाती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई ऐसा, हम बोले कि कोई ऐसा शब्द बोले, ग्रुप ऑफ वर्ड बोले जिसका मतलब तो हो लेकिन पूरा मतलब ना हो। हम ऐसे बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज इनकम्प्लीट मीनिंग, लेकिन कुछ मीनिंग हो लेकिन जब अलग इस्तेमाल किया जाता हो तो उसकी कोई मीनिंग ना हो। जैसे मैंने लिखा, देखो लिखा, मैंने लिखा ए बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। लाइंग ऑन द टेबल यानी एक जो पुस्तक है वो मेज पर रखी हुई है। तो देखिए यहां से अगर मैं लिख दूं ए बुक इज लाइंग, तो यहां बात खत्म हो जा रही है कि एक किताब जो है वो पड़ी हुई है या कहीं भी रखी हुई है, या ऐसे बोल सकते हैं ए बुक इज लाइंग, एक किताब रखी हुई है। अब लिखा है ऑन द टेबल, कहां रखी हुई है? ऑन द टेबल। अगर मैं खाली ऑन द टेबल लिखूं तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड है कि नहीं बताइए? ऑन द टेबल का मतलब होता है मेज पर। अब अगला सवाल अगर मैं आपसे कह दूंगा कि पेन, तो कहेंगे सर जी पेन क्या? मैंने कहा पेन, तो सर जी की पेन क्या? अरे दें कि लें, क्या करना है सर जी? और उसके बाद मैं आपको नोबेल प्राइज देने लगूं तो आप थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे कि हमारे जो सर हैं अब वो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग नहीं काम करता है, आधा बोलते हैं उसके बाद मारते हैं, नोबेल प्राइज देते हैं। ठीक है, ए बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। तो जरा मुझे बताओ, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रेज है इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। इट इज ए पार्ट ऑफ, ये सेंटेंस का हिस्सा होता है। पार्ट ऑफ, देखो है कि नहीं सेंटेंस का हिस्सा? ये सेंटेंस का हिस्सा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ पा रहे हो? आपकी तीनों पे निगाहें हमारी है क्योंकि तीनों सेम नेचर के कंपाउंड हो, है कि नहीं? तीनों डिफेक्टिव एलिमेंट, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। ठीक है, उसमें मारेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, वहां पूरी पब्लिक देखेगी। ठीक है, अगला आएगा, देखने दो। हाँ, तुम्हारी बारी होती तब सर जी अकेले में मारिए। चलिए, अब अगला है जिसको पॉइंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लास। क्या बोलेंगे? क्लास। क्लास क्या है? तो हम बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ, ऐसे लिखेंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या बोलेंगे? हाँ, विच हैज एटलीस्ट, लगभग, एटलीस्ट का मतलब लगभग, ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कोई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए अभी बात मैंने अधूरी बताई है आपको। क्या लिखा मैंने? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज एटलीस्ट ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और आगे ध्यान रखिएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये भी सेंटेंस का हिस्सा होता है, यानी अकेला सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस का हिस्सा है। जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल मैंने लिखा, शी हैज ए रिंग, यानी उसके पास अंगूठी है, विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब देखो जरा, अगर देखो यहां से यहां तक पढ़े हम तो शी हैज ए रिंग, उसके पास एक अंगूठी है, बात कंप्लीट थी। लेकिन मैंने लिखा विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, जो कि किसकी बनी है? सोने की बनी हुई है। तो देखो विच सब्जेक्ट है या नहीं बताइए? देखो यहां पे एक सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, उसके बाद यहां पे एक सब्जेक्ट और यहां पे ये क्या हो गया? प्रेडिकेट, और कम से कम एक मेन वर्ब। लेकिन तुम ये देखो कि मैंने इसको अकेले नहीं लिखा है, विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड। अगर मैं खाली इसको अकेला बोलता तो इसकी कोई मीनिंग नहीं थी। जैसे विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो तुम ऐसा लगेगा तुमसे कोई सवाल पूछ रहे हैं हम कि विच इज, मतलब कौन सी चीज गोल्ड की बनी हुई है? तो आप कहोगे सर जी आपने बताया नहीं तो मैं क्या बोलूंगा। लेकिन आगे मैंने क्या कहा? शी हैज ए रिंग, उसके पास एक अंगूठी जो कि गोल्ड की बनी है। अब देखो यहां पे सब्जेक्ट भी है, यानी ये जो सेंटेंस यहां से यहां तक लिखा है वो करेक्ट लिखा है। फ्रेज में करेक्ट नहीं लिखा था, लेकिन यहां पे करेक्ट में लिखा है। लेकिन इसकी बात को समझाने के लिए हमें पहला स्टेटमेंट चाहिए कि किसके बारे में बात किया जाए।
बस है। जैसे मैंने कहा वर्क हार्ड, जैसे मैंने अभी लिखा था वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल, यू विल फेल। तो अगर मैं अदरवाइज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं तो लिखा है वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, अदरवाइज नहीं तो तुम फेल हो जाते हो। यू सब्जेक्ट है, विल और फेल ये क्या प्रेडिकेट नहीं, विल हेल्पिंग वर्ब है ना। विल क्या है, ये सर जी ने जो आपको लिखा है नहीं, आई वी यू दे ही शी फलाना धमाका, ये सब जितना है वो सब हेल्पिंग वर्ब लिखा है। उसके बाद उन्होंने मेन वर्ब भी लिखा होगा, स्विम, प्ले, बाई और क्या कहते हैं डांस, स्विम, ये सारी चीजें वो मेन वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, तो ये क्लास वाला पार्ट कहलाता है, यानी ये आपको क्लास कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, फ्रेज कहलाएगा। चलिए हमारे पास हमारा लेटर खत्म हो गया है, कम से कम जानकारी आपको होनी चाहिए। लेटर खत्म हो गया है, वर्ड खत्म हो गया है, सेंटेंस खत्म हो गया है, पार्ट ऑफ सेंटेंस खत्म हो गया है, टाइप ऑफ सेंटेंस खत्म हो गया, फ्रेज खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गया। क्लियर है? अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी करिए भाई। आप भी कर दीजिए। इस बच्चे ने कहा था इसको ज्यादा कर देते हैं। ठीक, अब हमारी ये क्लास पूरी, ये देखिए आप सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए सब लोग साथ में करिए। ठीक है।